हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को डिस्कस करूंगी। अगर आप लोग टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए आपका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लास्ट ईयर जब सीटेट का पेपर हुआ था तो इससे जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी मात्रा में आए हुए थे। मैं इस वीडियो में आपको कंटेंट के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जो ऑनलाइन मोड में क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आप इस वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहें और आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर वॉच करें। शुरू करते हैं कि जो एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस कमेटी के अंडर आता है एनईपी 2020, किसकी अध्यक्षता में ये जो है एजुकेशन पॉलिसी आई थी। तो इनका नाम है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। ठीक है, किनकी अध्यक्षता में आई थी? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में ये एजुकेशन पॉलिसी आई थी। ये कौन थे? ये इसरो के पूर्व चीफ है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इनके पूर्व चीफ थे। इनकी अध्यक्षता में ये आई थी। इन्होंने क्या प्रिपेयर किया था? इन्होंने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। सॉरी, यहाँ पे गलत लिख दिया है, 2020 का इन्होंने मई 2019 में क्या किया था? मसौदा तैयार किया था। आपको ये कुछ फैक्ट्स चीजें जो आपको पता होनी चाहिए इसको पढ़ने से पहले। दूसरी बात हम देख लेते हैं कि ये क्या है, आपकी थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले आपकी क्या आई थी? 1968 एनईपी आई थी। वो किसके अंडर आई थी? उनकी अध्यक्षता किसने करी थी? आप सभी को पता है कि उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? दौलत सिंह कोठारी जी ने उनकी अध्यक्षता करी थी। उसके बाद आई थी आपकी 1986, ये दूसरे नंबर की थी एजुकेशन पॉलिसी। और उसके बाद आपकी ये अब आई है कितने? थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आई है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अब इस पॉलिसी में हमें बताया गया है कि जो एमएचआरडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इसको क्या बदल के नाम रख दिया गया है? इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री इसको कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये कुछ फैक्ट्स चीजें हैं जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। अगर बात करें नए फॉर्मेट की, जो नया एजुकेशन होगा वो किस फॉर्मेट में होगा? वो आपका डिवाइड होगा, पहले के 5 साल, उसके बाद 3, फिर 3 और फिर 4। ठीक है, जो लेकिन जो इससे पहले जो अब तक चला आ रहा था वो किस टाइप का था? वो था 10+2 का। यानी कि बच्चा जो है सीधा फर्स्ट क्लास में एंटर करेगा और वो कहाँ तक जाएगा? 10th तक जाएगा और उसके बाद वो 11th और 12th करेगा। अभी तक ये था, लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी ने हमें ये बताया कि नहीं, बच्चा जब फर्स्ट में होता है तो उससे पहले भी उसका डेवलपमेंट हो चुका होता है और उसको कहाँ जाना चाहिए? उसको बाल वाटिका या फिर प्ले स्कूल में जाना चाहिए, जहाँ पर उसका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से होगा, तभी वो क्या आगे फर्दर स्कूल में जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बताया? इसमें ये 4 स्टेज हमें बताई गई है। आपकी फाउंडेशनल स्टेज हमें बताई गई है, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज हमें बताई गई है। ठीक है, सबसे पहले हम फाउंडेशनल स्टेज को देख लेते हैं। फाउंडेशन मतलब नींव रखना है ना, यहाँ पे बच्चे का एक बेस बनेगा, एक नींव बच्चे की यहाँ पे तैयार होगी। किसके लिए? आगे फर्दर लेवल के लिए। इसमें क्या है, जो बच्चे के जो 5 साल है वो 2 हिस्सों में डिवाइड करे गए हैं। यानी कि जो पहले के 3 इयर्स है उसमें बच्चा कहाँ जाएगा? या तो वो आंगनवाड़ी में जाएगा, प्ले स्कूल में जाएगा, या फिर हम उसको बाल वाटिका भी बोल सकते हैं, वहां पर जाएगा। वहां पर बच्चे का बेस तैयार होगा, उसका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होगा। जब वो बाहर अपने घर से निकलेगा तो उसका क्या? सोशलाइजेशन भी अच्छे से होगा, उसका समाजीकरण भी अच्छे से होगा। ठीक है, उसके बाद जो अगले 2 साल है वो बच्चा कहाँ? वो बच्चा फर्स्ट और सेकंड क्लास में जाएगा, उसके आगे के 2 साल। यहाँ पे ये फाउंडेशनल स्टेज हो गई है। उसके बाद क्या है? आपकी आती है प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, प्रिपरेटरी का मतलब होता है आगामी स्टेज की तरफ बढ़ना। ठीक है, उसमें क्या है? बच्चे के जो नेक्स्ट 3 इयर्स है वो कहाँ पे? वो होगा उसका एज 8 to 11 ईयर्स, यानी कि बच्चा 8 से 11 वर्ष का होगा। और वो किस क्लास में होगा? वो होगा 3rd to 5th क्लास में होगा। ठीक है, यानी कि इन 2 स्टेज में आपकी जो प्राइमरी क्लासेस है वो आपके बच्चे की कवर हो चुकी है। ठीक है, अभी बात जब बच्चा आगे चलेगा तो आपकी आती है मिडिल स्टेज। इसमें क्या है? बच्चे की एज ये हो जाएगी और बच्चा 6 to 8 क्लास में हो जाएगा। इसमें बच्चे को क्या कराया जाएगा? इसमें बच्चे को कंप्यूटर की नॉलेज दी जाएगी, साथ ही साथ उसको वोकेशनल सब्जेक्ट भी प्रोवाइड करे जाएंगे। अब ये क्या है? वोकेशनल सब्जेक्ट मतलब बच्चे का स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे होगा, बच्चे के अंदर कौशल यहाँ पे विकसित होंगे जो उसको फ्यूचर में अगर उसने कुछ करना है, कोई काम करना है तो उसमें हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, ऐसे उसको कोर्सेज यहाँ पे करवाए जाएंगे।
उसके बाद आती है आपकी सेकेंडरी स्टेज, लास्ट स्टेज, जिसमें बच्चा क्या 9 to 12 का होगा। ये आपका कौन सा स्टेज होगा, ये बच्चे की बेसिकली टीनेज स्टेज होगी, है ना, एडोलसेंस वाली जो स्टेज होगी, ये वो वाली स्टेज होगी जिसमें आपका क्रूशियल सोशलाइजेशन होता है। और ये स्टेज जो होती है बच्चे के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, यहाँ पे स्ट्रीम के सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। स्ट्रीम था ना पहले, आर्ट्स थी, कॉमर्स थी, साइंस थी, है ना, ऐसे ऐसे क्या डिफरेंशिएट था, है ना, भेदभाव भी होने लगा था कि जो आर्ट्स ऐसे बोलते थे कि जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो थोड़े कम पढ़े लिखे होंगे और जो इंटेलिजेंट होंगे वो साइंस स्ट्रीम में जाएंगे। अभी इसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। बच्चे को क्या प्रोवाइड करे जाएंगे, बच्चे को मल्टीपल कोर्सेज प्रोवाइड करे जाएंगे, मल्टीपल सब्जेक्ट्स बच्चे को दिए जाएंगे, जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट होगा बच्चा उसको पिक करेगा और आगे बढ़ जाएगा, उसमें अपना फ्यूचर आगे बनाएगा। ठीक है, तो ये जो है सेकेंडरी स्टेज में बोला गया है। यहाँ तक आपको सारे स्टेज आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स देख लेते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आए थे। देखिए, जो पहला पॉइंट है आपका वो है फोकस ऑन कंसेप्चुअल लर्निंग, यानी कि संरचनात्मक समझ पे ये फोकस करता है, रोट लर्निंग पे नहीं, यानी कि जो रटन की जो प्रक्रिया है उस पे फोकस ये नहीं करता। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो ये कहता है कि बच्चे को रटना नहीं चाहिए, बल्कि बच्चे ने जो पढ़ा है उसको उसे कंसेप्ट उसको समझना है, ताकि वो आगे उसको अप्लाई कर सके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। उसको ये पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ हुई है, ये जो मैंने पढ़ा है उसके अंदर है क्या एक्चुअली में, उसको रटना नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। सेकंड है आपका कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन माने, यानी कि जो लगातार मूल्यांकन बच्चे का होते रहना चाहिए। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही बच्चे के जो डाउट्स है वो क्लियर करते होने चाहिए टीचर को, ताकि जो बच्चे के दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना रह सके। और ये इवैल्यूएशन भी कौन सा होना चाहिए, ये आपका फॉर्मेटिव होना चाहिए, है ना। फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है आपने पढ़ा होगा, एक समेटिव असेसमेंट होता है और एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होता है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, और समेटिव होता है बिल्कुल एंड में। जैसे आप ऐसे समझो कि जब जो अभी यूनिट टेस्ट वाला सिस्टम चला हुआ है ना, स्कूल क्या करता है, जब पेपर लेने होते हैं तो बीच में 1 या 2 यूनिट टेस्ट वो लेते हैं। यूनिट टेस्ट में क्या देखते हैं कि बच्चा कहाँ पे पिछड़ रहा है, टीचर ये देखता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा है। फिर बाद में जो टीचर है बच्चे को समझाता है, अपनी जो कमियां उनको सुधारता है टीचर खुद भी, कि मैंने कहाँ पे गलती कर दी, है ना, कि बच्चे नहीं सीख पाए। तो वो किस में आता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है, यानी कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके दौरान ही बच्चों की कमियों को सुधारना, ना कि समेटिव। समेटिव पे ये जोर नहीं देता है। समेटिव होता है बिल्कुल एंड में, जहां पर आपको प्रॉपरली बस ये बता देंगे कि हाँ भाई आप पास हो या फेल हो, आपके इतने नंबर आए हैं, और फिर आपको दूसरी क्लास में भेज दिया जाएगा। लेकिन जो आपकी कमियां थी उसको तो सुधारा गया ही नहीं ना। तो ये किस पे फोकस करता है, ये कहता है कि नहीं, आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही सारी प्रॉब्लम को सोल्व करना है। ठीक है, उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि मानकीकरण टू लचीलापन। ये कहता है कि जो सब्जेक्ट्स होता है, जो करिकुलम है बच्चे के, वो कैसे होने चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, लचीलेपन होने चाहिए। ये नहीं है कि बस एक सेट कर दिया कि उसको ही पढ़ना है, नहीं। जैसे मान लो कि टीचर ने एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, एक टॉपिक पढ़ाना है, तो ये नहीं है कि टीचर आया और अपना बस बोल के चला गया, बच्चे को चाहे समझ में आए या ना समझ में आए। टीचर को ये देखना पड़ेगा कि बच्चे को समझ में आया है या नहीं आया है ना। तो एक स्टैंडर्ड को सेट नहीं करना है, बल्कि अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना है कि मुझे और क्या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को यूज करना चाहिए, मैं ऐसी कौन सी विधियां यूज करूं कि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये किस पे बात करता है, फ्लेक्सिबिलिटी पे बात करता है। लर्निंग टू लर्न, ये सीखना कि कैसे सीखना है। देखो, मायने ये नहीं रखता कि आप क्या सीख रहे हैं, मायने ये रखता है कि आप उसको कैसे सीख रहे हैं। ठीक है, इसमें ये आता है, जैसे मान लो आप कुछ पढ़ रहे हो, आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे अभी आप एनईपी ही पढ़ रहे हो, लेकिन आप इसको कैसे समझ रहे हैं ये मैटर करता है। ठीक है, उसके बाद है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि खुद से करके सीखता है इसमें बच्चा, खुद से प्रैक्टिस करता है ना, खुद से करके जब तक बच्चा नहीं सीखेगा तब तक बच्चे को कैसे आएगा। मान लो कि टीचर ने कोई प्राइमरी क्लास है और टीचर ने कोई सम दे दिया है ना, कोई प्लस माइनस का सम दे दिया, और खुद से ही टीचर ने बोर्ड पे करा दिया और बच्चे को करने के लिए दिया ही नहीं, तो बच्चा जब तक खुद से करेगा नहीं उसको समझ में ही नहीं आएगा ना, कहाँ पे क्या कैरी लेना है, कहाँ पे क्या करना है, उसको कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो एनईपी बोलता है कि बच्चे को खुद से करना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग पर इसने जोर दिया है। उसके बाद है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा पे। देखो, क्लासरूम में हर तरह के बच्चे आते हैं,
है ना। किसी का IQ ज़्यादा होता है, किसी का IQ कम होता है, कोई फिजिकली डिसेबल भी होता है बच्चा। तो टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को सभी बच्चों को मिला करके चलना है। ऐसा नहीं है कि किसी का IQ कम है तो उसको कोने में बैठा दिया और इंटेलिजेंट बच्चे जो उसके फेवरेट बच्चे हैं उनको ही पढ़ा दिया, या फिर उनकी नोटबुक में इंटेलिजेंट बच्चों से करवा दिया। ऐसे नहीं, सभी बच्चे को ले करके चलना है, मिला करके चलना है, इंक्लूसिव करना है एजुकेशन को, है ना। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन पर बात करी है। अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो ऑनलाइन मोड में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, प्राइमरी क्लासेस 1 to 5 will consist of which of the following stages according to NEP 2020। आपकी स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि जो प्राइमरी क्लासेज है 1 से 5 वाली, उसमें जो है कौन सी स्टेज है NEP के अकॉर्डिंग। मैंने आपको 2 स्टेज बताई ना प्राइमरी में, कौन सी, एक होती है आपकी फाउंडेशनल स्टेज और एक आपकी कौन सी थी, प्रिपरेटरी स्टेज, है ना। तो इसमें आपके कौन सा है, पहला ऑप्शन कहता है प्रिपरेटरी स्टेज और आपका सी ऑप्शन बोलता है फाउंडेशनल स्टेज। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर आपका होगा A and C, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर इतना समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेज एम्फेसिस ऑन, किस पर ये ज्यादा बल देता है, लर्निंग फॉर एग्जाम पर, क्या हमें पेपरों के लिए पढ़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, हमें पेपरों के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ना है। रोट लर्निंग पर नहीं, हमें किसके लिए, कंसेप्चुअल लर्निंग के लिए पढ़ना है, रोट लर्निंग के लिए यानी कि रटन की प्रक्रिया के लिए हमें नहीं पढ़ना है। प्रैक्टिस एंड ड्रिल, प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, सेकंड का जो आपका ऑप्शन 4 है वो आपका क्या है, सही है। क्यों, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपकी जो समझ है वो आपकी अच्छे से विकसित हो, हमें इसके लिए जो है NEP फोकस करती है। ठीक है, ये आपको मैंने बताया है अभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज, भाई मूल्यांकन का क्या, आंकलन का जो मेन एम है NEP के अकॉर्डिंग वो क्या है, टेस्टिंग रोट मेमोराइजेशन, क्या रटने की क्षमता का परीक्षण, नहीं, बिल्कुल गलत। रटने वाला तो जहां पे भी आपको ऑप्शन दिखे ना आप उसको वहीं पे ही नेग्लेक्ट कर दो। मेजरिंग रिप्रोडक्शन रिकॉल, याद करने की क्षमता के लिए भी हम लोग नहीं करते हैं। टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, ये बिल्कुल सही बात है। थर्ड का क्या है आपका, बच्चों को सीखने की, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका क्या है, सही है, यानी कि बच्चे जो सीखना चाहते हैं उसमें हेल्प करना। और फोर्थ तो बिल्कुल ही गलत है, टू अराइव एट पैरामीटर टू कंपेयर, कंपेयर जहां पे भी आप देख लोगे ना, तुलना जहां पर भी होगी बच्चों की, वो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन होगा, उसको तो आगे ही जाना ही मत। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन ठीक बैठता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नोट। देखो CTET में या फिर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो वहां पे आजकल नोट वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। तो देखो इसने बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है कि नोट, है ना, नोट प्रिस्क्राइब्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इन चारों ऑप्शन में से किसका जिक्र नहीं है NEP में। सबसे पहला है आपका, इट इज इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड फोस्टर द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट। बिल्कुल ही सही बात है ये कि जितने भी बच्चे हैं उनकी यूनिक कैपेबिलिटीज होती है, उनको हमें बढ़ावा देना चाहिए और भी उनको डेवलप करने में। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रेदर देन रोट लर्निंग। अभी मैंने आपको बताया ना कि हमें किस पे फोकस करना है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, रोट लर्निंग पर नहीं करना है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका बिल्कुल ठीक है। देयर शुड बी ड्यू फोकस ऑन क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू एनकरेज लॉजिकल डिसीजन। हमें क्रिएटिविटी पे, संरचनात्मकता पे और क्रिटिकल थिंकिंग पे बिल्कुल बच्चे को ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चा जो है अपनी समझ को और भी बढ़ाते रहे, है ना। तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। टीचर्स शुड फोकस ऑन यूज ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। पनिशमेंट जहां भी आ जाए वो वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट है, इसका कोई जिक्र NEP में नहीं है। ठीक है, तो है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेज अ शिफ्ट टूवर्ड। NEP में क्या बताया गया है कि हमें कहां से कहां तक शिफ्ट होना है, लर्निंग टू लर्न पे शिफ्ट होना है, रोट लर्निंग पे, रोट लर्निंग तो मैंने आपको बताया बिल्कुल ही गलत है। इंक्रीज इन कोर्स कंटेंट, क्या हमारा जो करिकुलम है उसके कंटेंट पर नहीं, कोर्स के कंटेंट पर भी नहीं। स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण से नहीं। अभी मैंने आपको बताया ना कि मानकीकरण से कहाँ, लचीलेपन पे जाना है ना।
तो अगर यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होता ना, लचीलापन अगर होता तो वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अभी इसने क्या बोला है, स्टैंडर्डाइजेशन की मानकीकरण, वो बिल्कुल गलत है। एनईपी में इसका जिक्र नहीं है, उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी पे बात करी है, करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जो ऑप्शन है लर्निंग टू लर्न, ये सीखना कि कैसे हमने सीखा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाता है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट्स दैट लर्निंग शुड बी, ये क्या बताता है एनईपी की लर्निंग कैसा होना चाहिए, कंटेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक होना चाहिए, क्या किताबों से ही पढ़ना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, एक्सपीरियंसल है ना, मैंने आपको बताया था ना लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा खुद से करके देखेगा तभी बच्चे को आएगा, एक्सपीरियंसल होनी चाहिए लर्निंग, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका, बिल्कुल ठीक है। अगर आपने मैंने जो पढ़ाया वो अच्छे से समझा होगा ना, तो ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही इनको टिक मार्क कर लोगे, इतनी इजी होती है ये, इतना सही है। बिहेवियरिस्टिक भी बिल्कुल गलत है, इसका क्या आंसर आएगा, एक्सपीरियंसल। ठीक है, द शिफ्ट प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज फ्रॉम, भाई हमें कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट होने के लिए एनईपी बोलता है, स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही कह रहा है कि हमें मानकीकरण से कहाँ लचीलेपन पे जाना है। फॉर्मेटिव टू समेटिव, नहीं, हमें किस पे समेटिव टू फॉर्मेटिव पे जाना है, हमें लर्निंग और टीचिंग के दौरान बच्चों की समस्या को सोल्व करना है, तो हमें फॉर्मेटिव पे फोकस करना है, समेटिव पे नहीं, ये उल्टा बोल रहा है। ठीक है, थर्ड आपका कह रहा है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू लर्निंग फॉर एग्जाम, बिल्कुल गलत बात है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे हमें फोकस करना है, ना कि एग्जाम के लिए फोकस करना है। मल्टीडिसिप्लिनरी टू रिजिडिटी, जहां पर भी ये रिजिडिटी वाला वर्ड आ जाए ना, उसको पढ़ो ही मत, आगे वो कैंसिल कर दो, क्योंकि ये कठोरता की बात करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे, वो क्या हो जाता है, आपका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी, मानकीकरण से लचीलेपन की तरफ हम लोग इसमें जाते हैं एनईपी में। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको ऑनलाइन मोड में आए थे, जो मैंने आपको कराए हैं। आई होप कि आपको एनईपी वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको सीटेट की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।